अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक क्या अहम सिफारती जो शख्सियात हैं और आला हुकाम हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और 22 सितंबर से इन ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा भी न्यूयॉर्क पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इस तमाम सरगर्मी के दौरान हर किसी की मरकज़ निगाह और बहस मसला फ़लस्तीन और इसराइल की ख़ित्ते में बढ़ती हुई बदमाशी है। इसराइल के दोहा हालिया हमले के बाद कल अक़वाम मुत्तहिदा में इस हमले की मज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक अहम तरीन करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत 142 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, जबकि अमरीका, इसराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालफत की है। करारदाद में हमास को गैर मुसल्लह करके इक़्तिदार से हटाए जाने और अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल किए जाने का लाहे अमल भी शामिल है। करारदाद में गज़ा में शहरियों पर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और भूख के बाइस बनने वाले इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई है। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों की भी मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि गज़ा की जंग को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ऐलान नाज़रीन जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ़लस्तीन ने की थी। फ़लस्तीनी सदर के नाइब हुसैन अल शेख ने 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का खैर मकदम किया है। अगले 10 दिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22 सितंबर तक फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, बरतानिया समेत 12 ममालिक हैं जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी ऐलान भी किया जा चुका है। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 रोज़ बाद दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें ये तय किया जाना है कि कतर पर इसराइली हमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में फ़ैसले क्या होते हैं और अरब ममालिक दोहा पर इसराइली हमले के जवाब में हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी इजाज़त से सरज़रा आसिम इफ्तिखार साहब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, कल कौमी सलामती काउंसिल इजलास में इसराइली मंदूब और आपके दरमियान तल्ख कलामी हुई और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का भरपूर दफा किया, जिस तरह से आपने बाकायदा उन्हें बैक फुट पर धकेला, बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा इस सारी सिचुएशन से इसराइल को। सर ये पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू से कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर हमेशा जो पोजीशंस लिए हैं वो दे आर पोजीशंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। सो मेरा ख्याल है जब भी आप इस किस्म की अप्रोच रखते हैं, इस किस्म की पोजीशंस लेते हैं जो कि यूएन की, सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की जो करारदादें हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप उनकी अक्कासी करते हैं तो then you can expect that you will have support. So traditionally we have maintained those principles as part of Pakistan's positions and at the United Nations, and we will continue to do that. सर, पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की कोशिशों की बदौलत कल का जो इजलास हुआ और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई मुमकिन करवा सकें हम, लेकिन सलामती काउंसिल का जो बयान आया उसमें इसराइल का नाम नहीं है, सिर्फ कतर पर हमले की मजम्मत की गई है। तो ये अमेरिका की ईमा पर सर नाम शामिल नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है हमेशा इस तरह के मामलात में अमेरिका जो है वो इसराइल को के खिलाफ कोई करारदाद हो वो वीटो करवा देता है। देखिए, ये एक पिछले कुछ महीनों से और बल्कि आप तकरीबन 2 साल ही कह लें, जब से गाजा का इशू स्टार्ट हुआ है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट Israel is being shielded in the Security Council, and that is the reason that it has been emboldened also. So it's a reality, we have to face it. उसको चेंज करने के लिए हम कोशिशें
जारी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी मेंबरान हैं वो बावर कराने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्ट करने की जरूरत है, बट स्टिल देयर इज रिलक्टेंस। सो दैट इज अ रियलिटी। लेकिन इसमें एक अहम चीज, एक अहम पेशरफ्त जो परसों के इजलास में हुई और उससे पहले जो बातचीत जारी थी, जब इसराइल ने दोहा पर ये स्ट्राइक्स की, कि इसकी मजम्मत सिक्योरिटी काउंसिल को करनी चाहिए। और फिर एक स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और इवेंचुअली उसमें उसको कंडेम किया गया। आपने सही कहा कि उसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है नाम होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक को पता है कि ये कंडेमनेशन किसकी की गई है। जी। और ये काफी अरसे के बाद सिक्योरिटी काउंसिल से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है जिसमें वाज़े तौर पर ये कॉन्डमनेशन की गई है। सो आई वुड से दैट दिस इज अ शिफ्ट एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। जी। स्टिल एज यू वुड हैव नोटेड, हमने अपनी स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि ये जो कॉन्डमनेशन है ये शुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर, और इसमें और भी बहुत चीजें हैं जो डाली जा सकती थी लेकिन वो नहीं है। लेकिन डिस्पाइट दैट, जी। क्योंकि 15 मेंबर्स ने इसको एग्री किया है और 15 मेंबर्स ने इसको कंडेम किया है और 15 मेंबर्स ने ये भी कहा कि हम जो सालसी की जो कोशिशें थी, जो कतर दोहा में जो कतर, अमेरिका और मिस्र की फैसिलिटेशन से हो रही थी, उसको सपोर्ट करते हैं। सो दैट मीन्स कि जो इजराइल का जो मंदूब जो वहां पे बैठकर ये बता रहे थे कि जी उन्होंने जो एक्शन लिया है वो बड़ा जस्टिफाइड है और उन्होंने टेररिस्ट को टारगेट किया है, वो दैट इज ऑल नेगेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई हमने ये उसको सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़कर भी सुना दिया, क्योंकि मैं आपको ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, जी। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्तलिफ किस्म की जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो रेजोल्यूशन होती है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एन आउटकम फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल, फिर एक प्रेस स्टेटमेंट होती है और एक प्रेस स्टेटमेंट होती है। सो दिस इज ए प्रेस स्टेटमेंट। जी, आपने कहा ये बड़ा शिफ्ट है सर, उसके साथ साथ ये वाकई एक बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये जो नाम निकाला गया था या नहीं था उस रेजोल्यूशन में इसराइल का, ये अमेरिका की ईमा पर नहीं था सर। देखिए, ये जो जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट होती है इसको हमें कंसेंसस से एग्री करना पड़ता है। तो 15 मेंबर्स किसी चीज पे एग्री करेंगे तो वो स्टेटमेंट फिर एग्री होगी। ये रेजोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन के ऊपर आप वोट भी करा सकते हैं, जिसको आप 14-9 वोट आपको पॉजिटिव मिल जाएं और वीटो ना हो तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाती है। So you can force a resolution, but you cannot force a press statement or a presidential statement. So इसमें मुख्तलिफ ममालिक की पोजीशंस होती हैं जिसको आपको अकोमोडेट करना होता है और फिर एंड में आपको you have to come to an agreement. So इसमें एंड में कॉम्प्रोमाइज यही था, इसके अंदर नाम नहीं डल सक रहा था जो कि डलना चाहिए था, but still we think that this is a positive movement. At least Security Council has condemned these strikes. And everyone knows who carried out those strikes. So that is why I was explaining कि क्योंकि ये प्रेस स्टेटमेंट सिर्फ एक इशू हो जाती है और सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर लग जाती है, सो वी थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि उसको उस मीटिंग के दौरान हम उसको पढ़कर सुनाएं कि उसमें ये लिखा हुआ है, ताकि ये क्लियर हो कि जो इजराइल के जो एम्बेसडर जो वहां पे बैठकर जो अपना बयानिया दे रहे थे वो, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी मेंबरान जो पोजीशन बयान कर रहे थे, वो दे वर टोटली डाइवर्जेंट। और सर अपनी पोजीशन इसराइल ने भी बड़ी वाजे की है और वो दूसरे मुस्लिम ममालिक के हवाले से भी अपने इरादे वाजे कर रहा है, जिसके बाद एक आम तासुर ये बन रहा है कि शायद खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर या तुर्किया पर भी हमला कर सकता है। तो इन हालात में फिर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब जानते हैं इसराइल को पाकिस्तान से कितना बड़ा मसला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो पोजीशंस हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, खासतौर पे पैलेस्टाइन के इशू पे, ये हमारी जो जिस तरह कश्मीर पर पोजीशन है उसी की अक्कासी करती हैं। हम सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनल लॉ, यूएन रेजोल्यूशंस, हम इन तमाम चीजों की बेसिस पे अपनी पोजीशंस लेते हैं। वी आर नॉट इन एन एडवर्सेरियल रिलेशनशिप with any country. So that is one thing which is clear. But the second thing is
कि जो जिस तरीके से इजराइल एक्ट कर रहा है उस पूरे रीजन में, सो यू लुकिंग एट द होल सिचुएशन कि ये सिर्फ गाजा नहीं है, ये सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं है, वो जारी है, तो लेबनान में भी है, वो सीरिया में भी है, वो यमन में भी है, ईरान पे भी किया, अब उन्होंने यहाँ कतर में किया. सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट इश्यूज. और जो दोहा में अब ये इमरजेंसी ओआईसी और अरब समिट जो परसों होगा, जिसमें वजीर आजम दोबारा दोहा तशरीफ लेकर जाएंगे, जी. और उससे पहले कल वज़राए ख़ारजा का इजलास होगा. सो आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट एनीथिंग, बट आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स विल बी सीरियसली कंसिडर्ड इन दिस समिट. सर, जिस इजलास की आप बात करें, क्या ये दोहा इजलास में, क्योंकि कतर ने पहले ही कहा था कि हम जवाब देने का फैसला हक महफूज रखते हैं, तो क्या कोई जवाबी कार्रवाई का फैसला भी हो सकता है? पाकिस्तान क्या सजेस्ट करेगा सर? कंप्लीट एंड वेरी क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिटी among the OIC and Arab countries. There should be a recognition that this is a very serious issue and that we need to respond with clarity, with conviction, and with strength. So there are many different ways in which this united regional OIC Arab response can be manifested. And we will discuss all possibilities, I believe, during this summit. And मेरा ये उम्मीद है कि इसके जो आउटकम होगा, it will be forceful, it will be effective, and it will be a united response. सर, कल एक और भी बड़ी अचीवमेंट यूएनजीए में जिस तरह से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद, इसकी भारी अक्सरियत की तौसीक हुई है इसमें, और अमेरिका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन जो 142 ममालिक हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिया है. तो क्या आपको लगता है मुमकिन हो पाएगा, हल की तरफ जा पाएगा ये मामला? इस करारदाद का, और ये जो 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस थी जिसका टाइटल ही ये है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन. सो ये करारदाद जो बैनुल अक़वामी बरादरी की जो एक एक्सपेक्टेशन है और जो एक इवॉल्विंग कंसेंसस है कि जो मशरिक़ वस्ता में जो साल से दहाइयों से जो अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें हैं, उसमें जो मेन रुकावट है जो वो फ़लस्तीन का मसला है. तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट हैव ड्यूरेबल पीस एंड सिक्योरिटी इन द मिडल ईस्ट. सो दिस इज a manifestation of the expectation from the international community that we have to move forward on this. So यही होगा तो फिर you can talk about an end to the conflict, better future for all the people, for the countries in that region. So हम उसको support करते हैं और इसको majority वोट के साथ ये approve हुई. लेकिन सैडली इसमें क्योंकि वन ऑफ द पार्टीज इज इजराइल, उसने इसको सपोर्ट नहीं, पूरी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, आपको याद होगा. जी सर, इसी रेजोल्यूशन में हमास के किरदार के हवाले से कहा गया है कि उनका कोई किरदार नहीं होगा फर्स्ट. सेकेंडली, उनसे हथियार डालने का भी कहा गया है. ये वाजे कर दीजिए जरा कि इसमें पाकिस्तान के स्टांस, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है हमास? देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो फलस्तीन के ऊपर जो पोजीशन है वो इट इज गाइडेड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द अरब पीस इनिशिएटिव, ओआईसी एंड अरब पोजीशंस. और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है दैट इज रिकग्नाइज्ड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल. और ये जो डिक्लेरेशन है इसको ओआईसी और अरब ग्रुप्स ने भी एंडोर्स किया है. सो हमारी पॉलिसी इज इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल. जो फलस्तीनी अवाम चाहते हैं, जो वो फैसले करते हैं, वो हम सपोर्ट करते हैं. सो वी आर नॉट फॉर
support of one faction or the other among the Palestinians, recognize कि Palestinian Authority are the representatives. सर वैसे तो ये जो दो रियासती हल है ये फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इसी करारदाद की रूह से देखा जाए, अगर इस पर अमल हो जाता है तो फिर अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ हालात को नॉर्मलाइज करेंगे। पाकिस्तान उस पर कहाँ खड़ा होगा? इसमें पहला स्टेप तो ये है कि पैलेस्टीनियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट होनी है। पैलेस्टीनियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी फुल यूएन मेंबरशिप की बात है जो कि होनी है, एंड देन देयर विल बी फर्दर स्टेप्स। सो इट विल बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस। और पाकिस्तान की अपनी पोजीशन ये है कि द फर्स्ट थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिम इफ्तिखार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक तरफ फ़लस्तीन का मामला है जिस पर पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, कल जो कुछ हुआ, अब दोहा में जो कुछ होने जा रहा है, इस पर डिस्कशन हो रही थी। और एक और सिलसिला पाकिस्तान में जो एक तकलीफ दे सिलसिला है, वो चाहे दीर से हो, चाहे बाजोड़ से हो, चाहे वज़ीरिस्तान से हो, जिस तरह के हम अपने शहदा के जनाजे उठा रहे हैं, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ज़रा उनकी बात सुनिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ। काबीना उसके ऊपर बहस करेगी और फैसला करके उसके ऊपर फिल फॉर अमल करेंगे। इसी तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अफगानिस्तान वफ्द भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिफारती पासपोर्ट के हुसूल और नाम ECL से निकालने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा लिया है। क्या सिलसिला बनेगा आगे, इस पर बात करने के लिए अफरान साहब स्टूडियो में ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अफरान साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट की तरफ ये मामला लेकर जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है? क्या ऐसी सिफारिशात हैं जो सामने रखने जा रहे हैं? कोई बड़ा कदम या कोई ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, होने क्या वाला है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो बार बार हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, जो लोग आके हमले कर रहे हैं, चाहे वो TTP हो या TTA हो, और पाकिस्तान में जब वो आके हमले करते हैं और यहाँ पे हमारी लोगों की शहादतें होती हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये अनएक्सेप्टेबल होता है किसी भी सॉवरेन कंट्री को कि वो इस तरह बार बार उसके ऊपर हमले हों, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। अब ये मतलब एक मुसलसल, तो अब आप यही है कि देखें, लोगों का ना सब्र का एक मतलब पैमाना होता है। फिर वो अब आप उसको ज़्यादा करेंगे तो फिर वो लबरेज हो जाएगा। फिर तो बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ। एक ब्रदरली नेबर के जो ताल्लुकात होते हैं वो होने चाहिए। मगर ये अनएक्सेप्टेबल है कि कभी वो ये कभी बाजोड़ में, कभी खैबर में, कभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कभी साउथ वज़ीरिस्तान, मतलब ये एक मुसलसल एक रोज़ाना का एक या हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो कोई ना कोई आपको इस तरह की खबर मिल रही होती। तो अब ज़ाहिर है इसका, अब ये जो मुझे मामला जहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है कि ये जो है ना, फिर ये काफ़ी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ जा रहे हैं ये देखें। फिर उसमें फिर ये जो है ना, ये मतलब मैं ज़ाहिर पूरी बात TV पे बैठ के नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो समझदार लोग हैं और जो ताकत रखते हैं, उनको ये बात देखनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पर लोग भेजेंगे, वो धमाके करेंगे, उनकी लाशें वहाँ पे एक्सेप्ट होंगी, उनकी लाशों में आपके वज़ीर आके नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पे लोगों को, उनकी फैमिली को पैसे देगी। ये अनएक्सेप्टेबल है। इसका मतलब आप फंड कर रहे हैं। माजी में अफरान साहब ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर रहा है कि फिर जो दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान पर उससे भी निशाना बना सकता है। ये ऑप्शन भी है, अभी भी ज़ेरे गौर, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। लेकिन इससे ज़्यादा एक और ख़तरनाक ऑप्शन हमारे पास है, और अफगानिस्तान को और बिलखुसूस तालिबान जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी, वो जब वक्त आएगा तो उसके ऊपर, लेकिन वो एक है। तो बेहतर ये है कि उनको किस किस्म का ऑप्शन है? नहीं, वो फिर इशारों किनायों में नहीं, फिर ये बचेंगे नहीं। देखें ना, बात ये है कि बहुत ताकतवर थी ना, ये कहते हैं करज़ई साहब की हुकूमत भी, उसके बाद भी हमें वो जो दूसरे थे, नाम मेरे गनी साहब जी, और अमेरिका भी था, नेटो भी, पता नहीं, लेकिन वो नहीं बचे क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे उनके। यानी अफगान तालिबान की हुकूमत भी जा सकती है। देखिए, फिर अगर आप, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, आप हमले किए जा रहे हैं, भाई आप रोक दें, आप ब्रेक लगाएं।
आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से लड़ने की? आपका मुल्क आपके पास है, आप उसके अंदर मसले हल करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना, ये मैं कह नहीं, ये मैं आपको एज वो बता रहा हूँ कि ये इवेंचुअली मामला उधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे इस खत्ते की तारीख मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी हुई है और मुझे इसका अंदाज़ा है ये मामला वहीं जाएगा कि तालिबान हुकूमत तब्दील हो जाए। नहीं तो ये या तो देखें ना, कोई ऐसी हुकूमत, अगर कोई पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत वहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे हमले करवाए जा रहे हैं बार बार, तो आप मुझे बताएं ना उसका इवेंचुअली मामला कहाँ जाएगा, आप मुझे खुद ही बता दें। बेहतर यही है कि बातचीत से मामलात को जो है वो तय कर लिया जाए। हम नहीं चाहते लड़ाई हो, लेकिन ये जो तरीका है कि जी आप वहाँ से लोग आए, यहाँ पे हमले हों, उनकी नमाज जनाजा वहाँ पे पढ़ाई जाए, उन पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उनको आगे पैसे दे। भाई अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। आप एक सॉवरेन कंट्री है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, आपके लोग हमारे मुल्क पे आके हमला नहीं कर सकते। बड़ा वाजे आपने भी कह दिया है, बड़ा वाजे हेड ऑफ द स्टेट ने भी कह दिया है आज शहबाज शरीफ साहब ने कि आप चुन लें एक को, पाकिस्तान को चुन लें या दहशतगर्दों को चुन लें, और फिर उसके बाद हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये जो अफनान साहब बात कर रहे हैं या वजीर आजम साहब ने जो बात की है। सर बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें किरण, सबसे पहली बात ये कि हम पहले से कहते रहे कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, शुरू से हम कहते रहे हैं और ये इसको नज़रअंदाज करते रहे। पहले कहते रहे कि जी हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन बात यहाँ तक अब पहुंची है कि अब यहाँ से इस्लामाबाद अगर ये कहे कि जी अगर हमारी बात ना माने तो कल ये हुकूमत नहीं रहेगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है। इस तरह नहीं करना चाहिए। हम अगर आप बहुत सारे और तरीके होते हैं, आपके हमसाया मुल्क है, हम सबसे पहले हमारे जो अगर सर्वाइवल है तो ये है कि अगर दोनों मुल्क के तिजारत बढ़नी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि बहुत वो है, दोनों के दरमियान अदम ताउन भी नज़र आ रहा है और कॉन्फिडेंस का भी बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है, एतमाद साजी जिसको हम कह सकते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं अफगानिस्तान। देखिए, आटा जाता है, मेडिसिन जा रही हैं, खाने पीने की अशिया के अलावा अमीराती सारा मटेरियल यहाँ से जा रहा है, क्योंकि इंडिया अगर बहुत उनके साथ कर भी लेना तो वो सिर्फ बाहर उनके साथ रब्ता रख सकता है, जमीनी रब्ता पाकिस्तान का है। तो बहुत सारे तरीके वजह इसके कि हम धमकी दें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ क्या किरदार रहा है हमेशा, और आज़ादी पाकिस्तान से लेकर आज तक अफगानिस्तान का क्या किरदार है, ये दोनों चीज़ें बड़ा वाज़ेह हैं। इस पर मजीद बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल दी जा रही है मुझे, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद अफगानिस्तान के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या अहम तरीन फैसले करने जा रही है, इस पर प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर अफनान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये फरमाइए, खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना वफ्द भेजने के लिए तैयारी कर ली है। माजी में भी हम इस तरह की बातें सुनते रहे हैं, माजी में भी वज़ीर आला इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन आपको बाकायदा तौर पर हुकूमत ने कहा कि ये हमारा डोमेन है, पहले आपको इजाज़त नहीं मिली। तो क्या इस बार आपको इजाज़त मिल गई है, जो वफ्द भेजने की तैयारी हो गई है, और फिर अगर इजाज़त मिल गई है तो कब तक ये वफ्द जाएगा? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से वफ्द भेजने पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम कोई स्टेट टू स्टेट कोई ऐसा फैसले तो नहीं कर रहे हैं जो हमारी स्टेट की पॉलिसी से मुख्तलिफ हो। लेकिन अगर हम इस बात के लिए चले जाएं वहाँ से कि हमारे अपनी रिवायात हैं, हमारे कल्चर है हमारा, हम उनसे बात करें कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के साथ, बलूचिस्तान के साथ, ये नहीं होना चाहिए। कितने पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की बड़ी मदद की है, स्पेशली अफगान अवाम की, और इतने सारे लोगों को आज तक रखा हुआ है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जब अफगानिस्तान पाकिस्तान की मदद के बगैर चल ही नहीं सकता तो फिर क्यों इस तरह की बातें होनी चाहिए? सर, कोई डेलीगेशन जा रहा है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का? देखिए, हम तो शुरू से हमारी ख्वाहिश रही कि हम उनसे बात तो करें ना। बातचीत जब जारी रहेगी तो बहुत सारे मसाइल का हल निकलेगा। अगर हम इस्लामाबाद ख्वाहिश का तो मैंने भी अपने सवाल में तस्करा किया कि आप लोग बाकायदा बार बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं उसको कंफर्म कीजिए ना कि अभी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो इस वक्त ऐसे कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि देखिए अल-यमीन साहब जो है वो खुद इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका पासपोर्ट ब्लॉक है
तो अभी जब पासपोर्ट का मसला सही। हल होगा तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं ये मुझे जरा कहूंगा इजाजत कि दीजिए, मैं यही सवाल अफनान साहब की तरफ ले जाऊं। अफनान साहब, हेड ऑफ द प्रोविंस, वो जाना चाहते हैं लेकिन वो परेशान है कि उनका नाम ईसीएल में है, पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। तो सर, चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, कम से कम इतना तो हक दें। चले केसेस तो चलते रहेंगे लेकिन इतना तो हक दें कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो जा तो सकें। देखिए, बात ये है कि जो गंडापुर साहब हैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। ये अगर प्रोविंसेस ने अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी शुरू कर दी तो आप मुझे बताएं ना, इस मुल्क के अंदर फिर कौन सी फॉरेन पॉलिसी चलेगी? पंजाब जो है अपनी पॉलिसी बनाना शुरू कर दे, कंसेंसस तो हो सकती है ना। ये कॉन्सेंसस का तरीका ये नहीं है कि आप उनसे मिलने के लिए चले जाएं। कॉन्सेंसस के लिए आपको काबुल नहीं जाना, आपने इस्लामाबाद आना है जी। इस्लामाबाद में कॉन्सेंसस होगा तो फिर आप उधर जाएंगे ना, वरना तो हर बंदा जाके अपनी बात करके आ जाएगा। और ईसीएल में नाम डालें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तो ये मेरा नहीं ख्याल इनके लिए कोई इतना मसला होगा। अगर ये बातचीत करें तो वो जो है वो उनका वहाँ से नाम निकल जाएगा। हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा है उनको। तो कोर्टें भी वैसे तो उनको बहुत सुनती हैं, लेकिन वैसे भी इनकी और भी बड़े ताल्लुकात हैं। तो मुझे यकीन है अगर ये अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत छोटी सी मामला हल हो जाएगा। जहाँ तक देखिए ताल्लुकात की अफगानिस्तान से बात है, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमारे अफगानिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो हमारे ब्रादर मुसलमान मुल्क है, हमारा पड़ोसी है। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे ना 1978 में या 2001 में, और आप जो है फलाने टाइम पे ये हुआ तो फिर इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई एंड नहीं है और फिर ये इसी तरह ये जो है वो मामला चलते रहेंगे। बेहतर ये है कि भाई आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपने लोगों को ये कहें कि भाई हमारी उस वक्त पाकिस्तान से कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम जाके क्यों उनको बार बार उधर जो है वो हमले कर रहे हैं और उनके जो वजीर हैं वो जाके उनकी जनाजे पढ़ा रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। अच्छा, एक और मामला भी चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक और दरख्वास्त भी गई है इमरान खान की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से कि हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं है उनके साथ, जेल में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा उनका। जी, अक़वाम मुत्तहिदा में गई है और उनके साथ उनकी जो रिहाई है उसे यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान कैसे देख रही है सारे मामले को? देखिए, वो तो उनका जो केसेस हैं वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक तो ज़ाहिर है वो बाहर नहीं आ सकते। यूनाइटेड नेशंस को इस तरह का लेटर लिखना बदकिस्मती है और पाकिस्तान से इसका इमेज जो है वो ख़राब होता है। मेरा नहीं ख्याल उनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया है तो इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ये ज़रूर है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है मुल्क के लिए। उनके जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके जब तक उस पर उनको सज़ा हुई है तो वो इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा वो बाहर कैसे आएंगे? आप मुझे बताएं ना। इस तरह कभी कहते हैं मडियाला पे हमला कर देंगे, कभी कहते हैं हम यूएन को लेटर लिख देंगे, इस तरह तो नहीं आ पाएंगे बाहर। आपको तो अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे तो भी मामला आपका हल होगा। ठीक। अच्छा शौकत साहब, एक और बड़ा आम सवाल, अलीमा खान साहिबा आती हैं बाहर जेल से तो वो आके बताती हैं खान साहब बड़े कंसर्न हैं उनको। ट्वीट्स भी आते हैं उनके कि जिस तरह के ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं उसे फिलफौर रोका जाए, उसे बंद किया जाए। बड़े परेशान है वो इस मामले पर। कल यही सवाल जब मैंने आपके सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ना कोई ऐसा मुआहदा हुआ है, ना कोई ऐसी बात हुई है, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा खैबर पख्तूनख्वा में। तो खान साहब को सही गाइड नहीं किया जा रहा, कौन उन तक ये गलत खबरें पहुंचा रहा है फिर? सर, पहली बात सर मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करूं कि अगर मरियम नवाज साहिबा जापान जा सकती हैं, विजिट कर सकती हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो काबुल क्यों नहीं जा सकते हैं अली अमीन गंडापुर? मतलब ये मुझे समझ नहीं है। सबसे बालातर चीज है, यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, मरियम नवाज जाती है तो कोई मसला नहीं है। दूसरा जो आपने क्या कहा, सॉरी मैं वैसे उससे पहले मुराद अली शाह साहब भी गए थे, आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहा तस्करा उनका भी साथ साथ कर दें। मैं केपी के ऑपरेशन के हवाले से पूछ रही थी। खान साहब कह रहे हैं वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके अपने सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। समझ गया। 25 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, वजीरिस्तान में हुए, स्वात के अंदर हुए। ऐसा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये जो है ना, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, ये थ्रू आउट द ईयर जारी रहता है और ये बड़े अरसे से हो रहा है। ये एक तो वो ऑपरेशन होता है ना जो बड़े पैमाने पे। कौन बता रहा है? ना उनके पास टीवी है आप लोगों के मुताबिक, ना उनके पास अखबार है आप लोगों के मुताबिक, तो ये गलत खबरें उन तक पहुंचा कौन रहा है कि जिस पर वो इतनी ज्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं अपना? वो जो क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं वो आप लोग इनको? मैं अर्ज करूं, देखिए हमें ऑपरेशन जो हुए हैं ना, माजी में भी हुए हैं, उसके जो असरात है ना वो आज तक खत्म नहीं हो रहे हैं।
उसकी बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि उसमें बड़े बेगुनाह लोगों को भी सजाएं हो जाती है, मुश्किलात का सामना हो जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस तो बेस्ड अगर ऑपरेशन तो सर जब आप लोग वफाक में थे उस वक्त भी जारी थे ना? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे तो कोई का मसला नहीं है ना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का तो कोई ना कोई रुकावट है, कौन रोक रहा है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो नहीं रोक रही है इन चीजों को। इंटेलिजेंस बेस्ड देखें, पहली बात सर यह कि आप सवाल मैं यही जब तो तक कर आप रही हूँ कि जो चीज हो ही नहीं रही, जिसको आपके अपने सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खान साहब तक कौन ऐसी खबरें पहुंचा रहा है? और अगर वो पहुंचा रहे हैं तो खान साहब लिख रहे हैं, तो आप लोग उन्हें समझा क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे सही बात? नहीं नहीं, खान साहब देखे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखे, अब एक जगह पे आपकी फोर्सेस मौजूद है, उन पे हमला होता है, तो क्या वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? वो चीजें, वो ऑपरेशन नहीं हो रहा है इस वक्त। जो कंसर्न शो किया जा रहा है, वो जाहिर है वो यही कह रहे हैं कि ना हो इस तरह का ऑपरेशन, क्योंकि उसके जो पहले वाले जो हालात हैं, जैसे वजीरिस्तान में हमने कितने ऑपरेशन सर किए, अलीमा खान क्या साहिबा के उसका बड़े कोई नतीजा? वाज़ेह अल्फाज हैं। खान साहब कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं केपीके में उन्हें रोका जाए। बहरहाल वक्त मेरे पास सेगमेंट का खत्म हो गया है। शौकत यूसुफजई साहब बहुत बहुत शुक्रिया थे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कब्ज़े का तस्करा आता है तो फिर कराची का जिक्र ज़रूर आता है। कराची में जगह जगह कब्ज़ा हो जाया करता था। अब कुछ इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े की कोशिश की गई है। करोड़ों की ज़मीन है, कौन कब्ज़ा कर रहा है, किसकी नज़र है इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसन औज जो कि मेंबर हैं सिंडिकेट कराची यूनिवर्सिटी के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे बताइए, जामिया कराची की ज़मीन पर जो कब्ज़े के इल्ज़ामात हो रहे हैं या कोशिशें हो रही थी, क्या वो मुकम्मल तौर पर वागज़ार करवा ली गई हैं? और ये क्या मामला है, कौन है जो कब्ज़े की कोशिश कर रहा था या कर रहा है स्टिल? जी, ये जो कब्जे की कोशिशें जो हैं इन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, ये सब जुडिस हैं। पीछे एक खत्म नबूवत चौक के करीब जामिया कराची की जमीन है, जिसको जो है पेट्रोल पंप के लिए एक साहब ने जो है वो कब्जे की कोशिश की, जिसके लिए जो सिंडिकेट का इजलास भी बुलाया गया। ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि जमीनों के लिए सिंडिकेट का इजलास बुलाया गया, जिसमें सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फैसला किया कि हम लोग जो है इसके लिए 1 इंच जमीन भी जामिया कराची की नहीं देंगे। खासतौर पर शेखुल जामिया और सेक्रेटरी बोर्ड्स ने इस बारे में बहुत सख्त रायअमल डिसाइड किया है। हमने ये सोचा था कि अपनी जो एंटी इंक्रोचमेंट है जितनी भी हम वो करेंगे, ड्राइव खुद करेंगे। और चूंकि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ था, दूसरी पार्टी एक्चुअली वो गई है कोर्ट में, और ये कि कुछ केसेस कुछ जमीनों पे ऑलरेडी कोई 20 सालों से 25 सालों से कोर्ट में चल रहे हैं। तकरीबन 25 के करीब केसेस जामिया कराची की जमीनों में मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने क्लेम किए हुए, उनमें से 9 हमारे हक में फैसले आ चुके हैं, बाकी जो है अभी 16 जो है वो भी रुके में हैं। 15-15 साल हो जाते हैं, फैसले नहीं होते। ये जो जमीन है इस पे अभी स्टे आ गया है, स्टे नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि 27 सितंबर पे वो जब तक वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और मेरी ये समझ से बालातर बात है, क्योंकि आपको पता है, आप अच्छे से जानती हैं मैम, कि कराची में कितनी बड़ी बड़ी माफियाज ऑपरेट करती हैं और उनके ताने बाने कहाँ तक मिल रहे होते हैं। मुझे याद आ रहा है अगस्त में भी इस तरह की कोशिश हो रही थी ना, सिल्वर जुबली गेट के सामने, वहां पर भी फिर केडीए के जो हुकाम है वो पुलिस को लेकर आ गए थे। वो वाला मामला क्लियर हो गया है, जमीन वागजार करवा ली गई है। वो एक बिल्डिंग थी, उसको ऑक्युपाई करना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी सब जुडिस है। और मैं आपको उसमें बताऊं, केडीए की ताउन से ये वेरिफिकेशन सारी हो चुकी है जमीनों की। 2009 में हमारे पास वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है कि तमाम पिलर्स A1 to 23 तमाम जामिया कराची के हैं, और खुद ही आपने वेरिफिकेशन की और खुद ही फिर आप कब्जा करने आ गए हो। वो जमीन वो वागजार नहीं कराई गई, क्योंकि वो तो सब जुडिस है, वो बिल्डिंग को एक्चुअली कैप्चर करने आए थे। लेकिन जो एक स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है जामिया कराची के कैंपस गेट के सामने, वो उसके जो 7 जो तजावुजात उन्होंने बना लिए, पार्किंग, कैफेटेरिया वगैरह सब, वो वागजार करवा लिए गए हैं सिंडिकेट के इजलास के बाद। लेकिन बाकी जगहों पे कोर्ट केस चल रहा है। मसला ये है कि कोर्ट में आपको पता है किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अपना ही हक, जो आपका हक हो, उस पर साबित करते हुए सदियां बीत जाती हैं। तो यकीनन इस पे मैं समझता हूँ सिर्फ हुकाम बाला नहीं, ये पाकिस्तान लेवल का मसला है, जामिया कराची पाकिस्तान की। डॉक्टर हसन, मुझे ये बताइए, जो सिल्वर जुबली गेट के सामने वाली जमीन थी या अभी जो कोशिश हो रही है, इसकी अंदाजन आप वैल्यू बता सकते हैं? ये करोड़ों में है या अरबों में है? जी, ये जमीनें अरबों में है।
सही। अच्छा, सिंध में पहले यूनिवर्सिटीज गवर्नर्स के अंडर में आती थी और अब वजीर आला के अंडर आती है, तो क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिंध हुकूमत से रब्ता किया गया है इस सारे मामले पर, उनसे दरख्वास्त की गई है कि देखें इस मामले को जरा क्या हो रहा है ये कराची यूनिवर्सिटी? एक्चुअली हर फोरम पे अपील की गई है। मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को खुद आना चाहिए था, खुद खड़े होना चाहिए था। हमारी तरफ से अपीलें जारी है। मैं आपको एक और बात ही बताता चलूँ कि सिंडिकेट में एक नुमाइंदा हाई कोर्ट का भी होता है जज, जो कि कभी तशरीफ नहीं लाते हैं। अगर वो उधर होते, हमारे साथ मौजूद होते, तो इस पे बहुत अच्छी वो हमें गाइडेंस भी दे पाते और क्या करना है, किस तरीके से आगे चलना है, उस पर हमें वो रहनुमाई फरमाते। सेक्रेटरी बोर्ड मौजूद थे, उन्होंने तो हमें यकीन दहानी कराई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इतनी संजीदगी से नहीं ले रही इन मामला को। उनको लगता है ये बहुत ही फालतू की जमीन है और ये तो ऐसी जमीन है, इसको काम में ले आया जाए। लोगों के जहनों में ये इस तरह के जो है अश्कालात जन्म ले रहे होते हैं। मैं इधर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि जो जामिया की जमीन होती है वो हमेशा सिटी से दूर बनाई जाती है और उसमें नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स की प्लानिंग की जाती है। जामिया कराची को जो जमीन दी गई थी उस वक्त शहर के बीच में नहीं थी। अब शहर इतना आबाद हो गया कि ये बीच में आ गई है, लेकिन इस जमीन को सिर्फ प्रॉपर, ये भी एक अहम मामला आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का भी एक शख्स जो है वो सिंडिकेट कमेटी का मेंबर होता है, लेकिन वो कभी आते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको शायद जो कोर्ट्स के मामलात हैं बेहतरीन तरीके से, ऐसे तरीके से हो सकते हैं, उसके सजेशंस आप लोगों को नहीं मिल पाते। बहुत शुक्रिया, आप नौज प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।